हमको कम करना है, 250 में बदलना है या 220 में बदलना है, तो हमारे पास जरूरत हमारे पास ये आई कि हम लोग वोल्टेज को कम कैसे करें। तो एक तो हमारे पास जरूरत आ गई कि वोल्टेज को कम करना है। दूसरी जरूरत है हमारे पास ये कि कई बार हमारे पास ऐसी युक्तियां होती हैं जिनको हमें वोल्टेज ज्यादा सप्लाई करना होता है, 300 वोल्ट चाहिए, 450 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें वोल्टेज को बढ़ाना भी है। तो वोल्टेज को कई बार बढ़ाना पड़ जाता है और वोल्टेज को कई बार घटाना पड़ जाता है। तो उसके लिए कोई यंत्र हमें ऐसा चाहिए था जो वोल्टेज को या तो बढ़ा पाए या फिर वोल्टेज को घटा पाए। तो ऐसा कोई यंत्र जो वोल्टेज को बढ़ा सकता है या वोल्टेज को घटा सकता है, ऐसे ही यंत्र को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इस आधार पर वोल्टेज बढ़ाने और घटाने के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हो जा रहे हैं। तो बेसिक बात ये है, नेक्स्ट आप डाल लीजिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आप डाल लीजिए ट्रांसफार्मर। क्या बात डालेंगे आप? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो फिर से हम इसमें डाल दे रहे हैं। दो 2023 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे इसका सवाल पूछा जाए, चाहे इसके बारे में कुछ पूछा जाए, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। अमूमन ये क्वेश्चन अगर पूरी तरीके से आ जाता है कि ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि, सिद्धांत, सारी चीजें बताइए, तो ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब 5 नंबर में, तो 5 नंबर भी आपको देके जा सकता है, वरना 1-2 नंबर के कहीं पर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, छोटी छोटी बातें तो पूछी ही जा सकती हैं। तो ट्रांसफार्मर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 5 नंबर आपको देके जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिलेगा, अगर संभावना ठीक ठाक रहा सब कुछ तो फिर, वरना क्वेश्चन तो आने ही वाला है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? सबसे पहले हम लोग जब भी डिवाइस की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन पे सिद्धांत क्या है। तो किसी भी चीज का कोई भी डिवाइस होगा तो सबसे पहले उसकी क्या बात करेंगे? सिद्धांत। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सिद्धांत के बारे में। और एक और चर्चा यहीं पे हम लोग कर लेते हैं कि एक्चुअल में करता क्या है। तो कई बार समझने के लिए हम लोग ये चर्चा भी आगे कर लेते हैं कि एक्चुअल में ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में या उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित कर सकता है। ट्रांसफार्मर का जो लिया गया है शब्द, वो यहां से लिया गया ट्रांसफॉर्मेशन। सुना होगा इंग्लिश में, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना। तो किसी को बदलने की जब बात करेंगे तो उसके लिए किसका उपयोग करता है? ट्रांसफॉर्मेशन। बदल दीजिए। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को चेंज करता है, या तो वोल्टेज को बढ़ा देगा या फिर वोल्टेज को घटा देगा। तो दोनों में से कोई एक काम करेगा। उसके आधार पर ट्रांसफार्मर अपने कितने प्रकार के होंगे वो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिद्धांत के बारे में। तो सिद्धांत के बारे में डिस्कशन क्या होगा, और उसके बाद हम लोग दूसरी बात क्या करते हैं, दूसरे पोजीशन पे क्या आता है? सिद्धांत। सिद्धांत के बाद रचना। किसकी बात करेंगे? रचना। रचना के बाद तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कार्यविधि। मुख्य रूप से 3 ही हमारे पास बात करने लायक चीजें होंगी कि कार्यविधि क्या है, रचना क्या है, सिद्धांत क्या है। इसके बाद कुछ चीजें और रह जाती कि किस चीज का उपयोग क्यों किया गया है। जैसे बहुत सारी चीजें इसमें होंगी जिसमें आप ये क्वेश्चन पुट कर पाएंगे कि इसको ही क्यों लगाया, इसका क्या काम है यहाँ पे। तो वो बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्या इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो उन बेहतरी के ऊपर भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे। वो सब बात की विषय है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? सिद्धांत के बारे में। तो सिद्धांत के बारे में अगर चर्चा की जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था एक अन्योन प्रेरकत्व। एक चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व क्या था कि अगर 2 कुंडलियां आपके पास हैं और इसमें हम लोगों ने करंट फ्लो करवाया, मान लीजिए एसी करंट ही फ्लो करवा दिया है, तो जब ये करंट इस कुंडली के अंदर से जाएगा तो इसके अंदर क्या बनेगा?
मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। और जब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और अगर आपने इसके अंदर धारा के मान में परिवर्तन किया तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बना है उसके मान में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र इन फेरों से लैस है, फेरों के अंदर से जा रहा है। तो जब कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी क्षेत्रफल के साथ में कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलने लगते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अब हमने क्या किया है, इसी के बगल में एक और कुंडली लगा दी, एक और जब कुंडली लगा दी तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र इसका बना है, क्या ये चुंबकीय क्षेत्र यहां से घूम करके इसके अंदर से भी तो जा रहा होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र किसके अंदर से जा रहा है, दूसरी कुंडली के अंदर से। यही था जो अन्योन्य प्रेरक तत्व। एक कुंडली में अगर हम लोग धारा के मान में परिवर्तन करें तो उसके बगल में रखी या उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में अगर प्रेरक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो ऐसी घटना को हम लोग बोलते थे अन्योन्य प्रेरकत्व। एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी घटना को हम लोग बोलते थे अन्योन्य प्रेरकत्व। फॉर्मूला क्या आता था, E बराबर m di अपॉन dt। जबकि यहां पर हम लोग लिखा क्या करते थे, यहाँ पे I1 लगाते थे। I1 का मतलब क्या था, धारा का मान किसमें बदला जाएगा, पहली कुंडली में, और विद्युत वाहक बल किसका होगा, दूसरे का, तो ये E2 आता था, यही तो बन रहा था। ये अन्योन्य प्रेरक, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो इसका रिवीजन भी आपके पास हो गया। एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर यदि दूसरी कुंडली प्रभावित हो जाए, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, वो विरोध करना चालू कर दे, तो ऐसी घटना को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। तो जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है ये अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अब कैसे कार्य करता है तो वो जरा देख लीजिए। तो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे इंपॉर्टेंट वाइवा वालों अपना ध्यान रखें, जो ट्रांसफार्मर है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। नहीं, अभी कुछ लोगों का बाकी है, कुछ लोगों का वाइवा भी बाकी है, तो वो लोग जब जाएं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उनसे पुट किया जाता है वो ये ट्रांसफार्मर के सिद्धांत क्या है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है कि अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद जैसे ही आप ये बताएंगे कि अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो तुरंत आपसे क्वेश्चन करेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है। ये किसी के भी दिमाग में यही बात आएगी, तो बोलोगे अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो तुरंत पूछेगा अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, तो तुम इसको फिर अन्योन्य प्रेरकत्व बताओगे। फिर आपको वो अन्य बातें भी और अन्य कई सवाल पूछ सकता है जो धीरे धीरे आते रहेंगे आपको। तो ये बेसिक बात है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, और आप चाहो तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, बोल दिया है सारी बातें, लिखने का काम आपको स्वयं ही करना होता है, ये आपको पता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हम लोग क्या करते हैं, रचना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, रचना। तो रचना में आप ये पाएंगे कि कई जगह पे ट्रांसफार्मर का जो पिक्चर है या जो फोटो है वो अलग टाइप का बना हुआ है, तो वो अलग अलग टाइप के बने हुए, उनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, सारे सही हैं, अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो हम जो एक साधारण सा फिगर बना रहे हैं, तो क्या करना है आपको, दो कुंडलियां आपको लेनी है, ये तो आपको पता ही है। तो दो कुंडलियां, एक क्या करते हैं, दो कुंडलियों को एक नर्म लोहे की क्रोड पर जो कि पटलित होती है, पटलित का मतलब है जैसे हमारे पास क्या है, पतली पतली चादरें हैं, उनको किया कैसे जाएगा, बनाया कैसे जाएगा, वो जरा देख लो। तो ऐसे पतली पतली चादरें ऊपर तक ऐसे रख दी जाती है, ठीक है ना, ऐसे एक ही प्लेट उसी के ऊपर, फिर बीच में गम लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाए, गम। गम वो वाला नहीं है, तो बीच में ग्लू वगैरह लगा करके, और उसका ग्लू जो प्लास्टिक टाइप का होता है, एक आपने देखा हो ना ग्लू वाली गन आती है, उसमें से आप प्लास्टिक को गला टाइप के, उसमें रबर टाइप की निकलती है उससे, है ना, तो उसे क्या करा है, चिपका दिया है, तो उसको क्या करते हैं, बीच में इंसुलेशन कर देते हैं, उसको इंसुलेशन बोलते हैं, ताकि करंट जो है ना यहाँ से इस वाली प्लेट से इसमें नहीं जाएगी। तो इसमें क्या कर देते हैं, एक प्लेट रखी यहाँ पे, उसमें ग्लू लगा दिया, उसके बाद इसमें चिपका दिया, फिर दूसरी प्लेट में ग्लू लगाया, फिर चिपका दिया। ऐसे ही कई सारी प्लेटें लगा देते हैं, और उसके ऊपर हम लोग तार के, कॉपर के तार के बहुत सारे फेरे लपेट देते हैं। अब देखो बना कैसे होगा, इसको जरा यहाँ बनाते हैं, इसको यहाँ पे बना के दिखा।
इस तरीके की हमारे पास एक प्लेट है। ठीक है भाई, इस तरीके की बहुत सारे बीच में ये अपना इसको ध्यान रहिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। तो इस तरीके की हमारे पास हम लोगों ने एक के ऊपर एक इनको प्लेटों को रख दिया और बीच में क्या है, खाली है, बीच में जगह खाली है पूरी, ठीक है ना, ये बीच में जगह खाली है। अब दो हिस्से आपके पास है, यहाँ पर भी ये आपको जो हमने दिखाई ये पट्टिकाएं हैं जो एक के ऊपर एक ऐसे रख दी गई। अब आपके पास क्या करना है, कॉपर का वायर है और उस कॉपर के वायर को इसमें लपेट देना है। लपेटने के लिए आपके पास चाहो तो इस तरफ लपेट दो और फिर इस तरफ लपेट दो। यहाँ भी प्लेटें ऐसी बातें ये नजर नहीं आ रहा आपको, ओके। तो इसमें भी क्या करना है आपको, ऐसे इस तरफ आपने कॉपर का वायर लपेट दिया और उसके बाद इस तरफ भी दोनों तरफ इस पटलित क्रोड के ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉपर के वायर लपेट दिए। जो व्यवस्था हमने यहाँ पे की थी वही व्यवस्था यहाँ पर कर दी। दो कुंडलियां होनी चाहिए, यहाँ पर भी दो कुंडलियां। इस वाली कुंडली को हम लोग बोलते हैं, पहली कुंडली है तो इसलिए हमने उसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या नाम दिया जाएगा, प्राथमिक कुंडली। हाँ हाँ, यहाँ भी लगा सकते हैं, तो यहाँ लगा लो। एक कुंडली यहाँ लपेट दो, यहाँ लपेट दो, उससे कोई मतलब नहीं, वो कहीं पे भी आप करिए। कौन सी कुंडली, प्राथमिक कुंडली। और प्राथमिक कुंडली में आपने देखो कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स लगा रखे, फेरे लगा रखे। तो यहाँ पर जो फेरों की संख्या है उसको बोला जाता है NP। N का मतलब है फेरों की संख्या, और किसमें, प्राइमरी में। इनमें किसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी की वजह से क्या लिख लिया है, NP। तो फेरे किसमें, प्राइमरी कुंडली में। जो प्राइमरी वाली है उसमें फेरों की संख्या कितनी हम लोगों ने मानी है, NP। इसके बाद इस वाली कुंडली को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, मतलब द्वितीयक। द्वितीयक कुंडली हो गई है। द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या है उसको हमने मान लिया है NS, मतलब सेकेंडरी कॉइल। फेरों की संख्या किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। ये है प्राइमरी कॉइल और ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल। जो आप एक नाम सुनते होंगे ना, कॉइल, पंखे वगैरह में गए कॉइल जल गया है, तो कॉइल का मतलब है कोई इसमें से एक कहीं पे जल गया है। जैसे ये नंबर ऑफ टर्न्स है, कोई जल गया है तो आपस में कनेक्टिविटी खत्म हो गई, तो उसको बोलते हैं कॉइल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉइल। तो ये है प्राइमरी कॉइल और ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग अगर यहां से इनपुट दे रहे हैं तो इसको हम लोग किसी AC सोर्स से जोड़ देंगे। AC सोर्स से जोड़ दिया। जब AC सोर्स से हम लोग करंट प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले वो करंट किसमें जाएगा, इस प्राइमरी वाले में। सेकेंडरी में तो नहीं जा रहा है, तो इस प्राइमरी वाले में करंट जाएगा। ये सब हम लोगों को किसमें करना है, वो सब बातें किसमें लिखनी है, कार्यविधि में, कि काम कैसे करता है, वर्किंग क्या है इसकी। फिलहाल हम लोगों ने क्या की है, रचना। तो रचना में क्या लिखना है कि नर्म लोहे की पटलित क्रोड के ऊपर बहुत सारे कॉपर का मतलब तांबे के तार के फेरे लपेट दिया जाते हैं। एक तरफ जो फेरे लपेटे जाएंगे उनको बोलेंगे प्राथमिक कुंडली, और जो दूसरे हिस्से में फेरे लपेटे जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कुंडली। पहली वाली कुंडली में फेरों की संख्या को हम लोग बोलेंगे NP, दूसरे वाले कुंडली में फेरों की संख्या बोलेंगे NS, मतलब सेकेंडरी वाले। तो इस तरीके से हमारे पास ये तैयार हो जाता है। अब कौन क्या है, जैसे सबसे पहले आपके दिमाग में बात आएगी कि यार इसको लगाया ही क्यों है,
तो ये सारी बातें हम लोग लास्ट में करेंगे कि इसको ये पटली फ्लोट क्यों लगाई, ऐसे ही क्यों नहीं लगा दिया, जरूरी क्या है, गम लगाने की जरूरत क्या है, तो वो सारी बातें हम लोग करेंगे अभी। फिलहाल आप इसको जरा बना लीजिए। जो सीट आपको हमने दी उसमें ये फिगर नहीं बना होगा। एसी का जो हमने सीट दिया है, क्या उसमें ट्रांसफार्मर नहीं है, तो उसमें फिगर नहीं बना होगा, तो आप वहीं पे बना ले तो अच्छा रहेगा। हाँ वहीं पे बना लीजिए रचना में। नेक्स्ट क्या डालेंगे, कार्य विधि डाल लीजिए भाई। तो कार्य विधि में हम लोग क्या डिस्कस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका टर्म है वो कार्य विधि है। न्यूमेरिकल भी यही से सॉल्व होगा, तो इस पे जरा विशेष ध्यान दीजिए। इसको हम हटा दे रहे हैं सब। तो इधर देखो जरा सभी लोग गौर से भाई, हेलो इधर देखिए। तो जब हम लोग एसी सर्किट से इनपुट देते हैं तो इनपुट कुछ इस टाइप का होता है, क्यों भाई, हाफ साइकिल में करंट फ्लो करेगा ऐसे, और हाफ साइकिल में करंट फ्लो करेगा। मतलब एसी सर्किट में या एसी करंट की खास बात यह है कि वो एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशा को चेंज कर लेता है, इसीलिए इसको एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो इस पर तरीके का इनपुट जाएगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा उस समय पर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये। तो जब करंट की डायरेक्शन ये होगा तो इसके अंदर कुछ फ्लक्स बना होगा, और फ्लक्स की डायरेक्शन भी कुछ मान लो ऐसे है, इस तरीके से। और ये फ्लक्स अभी बना नहीं सकते हम, नहीं तो फिगर खराब हो जाएगा। ये ऐसे करके जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, तो इस तरीके से दिशा नीचे की तरफ आएगी, तो ऐसे फ्लक्स बनेगा। बाय द वे, ऐसे आपने कोई एक डायरेक्शन मान लीजिए कि अगर आपने ये करंट भेजा है तो डायरेक्शन करंट की उसकी जो चुंबकीय फ्लक्स बना है वो इस तरीके से बना हुआ है। तो अब यही फ्लक्स चूंकि बगल में दूसरी कुंडली रखी हुई है और आपने एक काम क्या किया, क्रोड लगा रखी है। ये जो क्रोड लगी होती है, ये क्रोड होती है नर्म लोहे की, और नर्म लोहे की जो खासियत होती है वो ये होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं, हमने एक दिन डिस्कस किया था लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। 3 प्रकार के पदार्थ हमने डिस्कस किए थे। नंबर 1 अनुचुंबकीय पदार्थ, नंबर 2 प्रतिचुंबकीय पदार्थ, नंबर 3 लौह चुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर थोड़े से मैग्नीफाई होते हैं, थोड़ा बहुत उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है, थोड़ा बहुत उनके ऊपर असर आता है, उनको हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, उनके ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। दूसरा कौन सा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जो चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर अपोजिट इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब उनके ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ता है लेकिन प्रति वाला पड़ता है, वो अपोजिट इफेक्ट दिखाएंगे, विरोध करेंगे थोड़ा सा, तो तुम उसके पास ले जा रहे हो, दूर भगेंगे, ऐसा कुछ करेगा। इसके बाद तीसरा क्या आता था, लौह चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर पूरी तरीके से मैग्नीफाई हो जाते हैं, तो पूरी तरीके से चुंबक की तरह बिहेव करने लगते हैं, बहुत तेजी से मैग्नीफाई होते हैं। तो ऐसा पदार्थ हम लोगों ने इनके बीच में लगाया जो क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बनेगा वो चुंबकीय क्षेत्र इस लौह चुंबकीय क्रोड के अंदर और ज्यादा ये तीव्र कर देगा, इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। और चूंकि ये पूरा लौह चुंबकीय पदार्थ इसके अंदर से भी गया है, गया कि नहीं गया, ये जो हम लोगों ने तार लपेटा है ये इसके ऊपर ही तो लपेटा है, तो हमने क्या किया, इसको मैग्नीफाई किया, तो जिसकी वजह से ये पूरा क्रोड जो है वो मैग्नीफाई हो गया, चुंबकित हो गया, और वो चुंबकित अगर हुआ है तो इसके अंदर भी हुआ है। तो आप अगर चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे यहाँ तो पूरा का पूरा, मतलब या यूं कहें कि मोस्ट ऑफ द जो चुंबकीय है पूरा का पूरा समथिंग पूरा इसके अंदर से चला जाएगा। और अगर आपने इसके अंदर परिवर्तन किया तो अब परिवर्तन इस क्रोड के अंदर भी होगा, और क्रोड के अंदर होगा तो इसके अंदर भी होगा। तो हम क्या करते हैं, धारा का मान यहाँ पे क्या है, 0 है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, फिर यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम के बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, जब यहाँ पे आपने वैद्युत धारा को मैक्सिमम किया तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो गया, मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, डाउन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ से यहाँ तक डाउन होगा। मतलब हो क्या रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है
और चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन केवल इसके अंदर थोड़ी हो रहा है, वो परिवर्तन इसके अंदर भी हो रहा है। और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस परिवर्तन का विरोध करता है जिसने उसको उत्पन्न किया। वो खैर बात की बातें हैं। फिलहाल ये है हम लोग धारा के मान में परिवर्तन करेंगे इसमें, और वो परिवर्तन हो जाएगा इसमें, और ऐसी घटना को ही क्या बोलते हैं, अन्योन प्रेरकत्व। तो इसमें आएगा विद्युत वाहक बल। अब वो विद्युत वाहक बल किस पे डिपेंड करेगा, तो आपको याद होगा कि जब इसमें अगर फेरों की संख्या मान लो 100 है तो केवल इसमें जो फ्लक्स बनेगा वो 100 फेरों की वजह से बनेगा, और इसमें मान लीजिए हमने क्या कर दिया, फेरों की संख्या 200 कर दी, तो इसमें जो फ्लक्स बनेगा वो 200 की वजह से बनेगा। तो यहां पर परिवर्तन 100 की वजह से हो रहा है, यहां पर परिवर्तन 200 की वजह से हो रहा है, तो किसका परिवर्तन ज्यादा होगा, दूसरे वाले। तो फेरों की संख्या कम और ज्यादा करके हम लोग फ्लक्स को कम ज्यादा कर सकते हैं, और फ्लक्स को अगर कम ज्यादा कर देंगे तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल भी कम ज्यादा हो जाएगा। तो वो हम लोग डिपेंड बात करेंगे बाद में। फिलहाल क्या है कि हम लोग इसके फ्लक्स को बदलेंगे और इसका फ्लक्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो मान लीजिए प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज हमने लगाया है वो वोल्टेज है वीपी। कितना वोल्टेज है, वीपी, या कई किताबों में आप देखेंगे तो ईपी लिखा मिलेगा, वो विद्युत वाहक बल बोल देते हैं, हम यहाँ वोल्टेज बोल रहे हैं सीधे से। या हमने भी शायद सीट में किया हो तो वहाँ पे ई लिखा हो, बाद में कन्वर्ट किया हो, तो उसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, हमने वोल्टेज ही मान लिया। और यहाँ पर जो वोल्टेज मिला है हमको उसको क्या बोल रहे हैं, वीएस बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं, वीएस बोल दे रहे हैं। कितना ये आने वाला है उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज लगाया। अब तरीका क्या है हमारे पास, वही पुराना तरीका। कौन सा पुराना तरीका, जो फ्लक्स में परिवर्तन करके हम लोग विद्युत वाहक बल निकालते थे। तो फ्लक्स में परिवर्तन करके विद्युत वाहक बल निकालेंगे। एक काम कर लीजिए आप, इसको जरा बना लीजिए, ये भी पूरा, ये तो बना ही हुआ है आपके पास, इसको भी जरा बना लीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो साइड में बना लीजिए, हाँ इसको भी जरा साइड में बना लीजिए। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा काम। चलिए इधर देखिए। तो प्राथमिक कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल आएगा उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E बराबर N d phi अपॉन dt। N कितना विद्युत वाहक बल निकलता है, उत्पन्न होता है, एक कुंडली में कितना उत्पन्न होगा, उसके लिए हमारे पास क्या है, E बराबर N d phi अपॉन। ये किसका नियम है, फैराडे का नियम। फैराडे ने यही तो बताया था, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को ही किसके बराबर है, विद्युत वाहक बल। एक माइनस भी लगाया था, माइनस क्या बताता था कि विरोध हो रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर ही किसके बराबर होती है, विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। माइनस हमको क्या बताता है कि विरोध हो रहा है। तो पहली कुंडली से बात की हमने, बोले आप बताइए, फिर बताया, क्या बताया कि हमारा वोल्टेज कितना है, तो इनके लिए क्या लिखा जा सकता है, इन्हीं के फेरे, इनके फेरे कितने, एनपी, इन्हीं का फ्लक्स डी फाई अपॉन, फ्लक्स कितना है, डी फाई अपॉन dt। तो पहली कुंडली के लिए क्या लिखा जा सकता है, एनपी डी फाई अपॉन dt। ओके, अब एक बात और ध्यान रखने वाली कि यही फ्लक्स किसमें से प्रवेश करेगा, दूसरे में। फ्लक्स तो यही है, दोनों का सेम है, तो दूसरे के लिए इसको बोल रहे हैं समीकरण नंबर ए। अब बात करेंगे दूसरी वाली कुंडली से, तो इन्होंने क्या बताया, तो बोला कि हमारे लिए आप वोल्टेज को क्या ले सकते हैं, Vs, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज, फेरे कितने, Ns, फ्लक्स किसका, फ्लक्स तो इसी का बदल रहा है, फ्लक्स तो इसमें था ही नहीं, इसकी वजह से इसमें आया है, तो फ्लक्स किसका बदल रहा है, इसी का। तो फिर से क्या लिखेंगे, d phi अपॉन dt। ये बन गया समीकरण नंबर
2, हाँ चलो भाई माइनस लगा देते, ये लो माइनस, यहाँ पे भी माइनस। दोनों को एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं? डिवाइड करने पे d5/dt से d5/dt कैंसिल आउट हो जाएगा। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो क्या आ जाएगा? Vs/Vp इज इक्वल्स टू माइनस का ns d5/dt अपॉन माइनस का np d5/dt से d5/dt कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली क्या बच के आ रहा है? ठीक है भाई, ये क्या आ गया? Vs/Vp इज इक्वल्स टू ns/np। मतलब यार एक चीज देखो जरा ध्यान से, जो वोल्टेज है या जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है वो पूरा का पूरा डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? फेरों की संख्या के ऊपर। जिसके फेरों की संख्या ज्यादा वही ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। अगर सेकेंडरी कॉइल में वो फेरों की संख्या ज्यादा तो सेकेंडरी वाले का वोल्टेज ज्यादा होगा। अगर प्राइमरी वाले में फेरों की संख्या ज्यादा तो प्राइमरी वाले में वोल्टेज ज्यादा होगा। तो इसके आधार पर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर बनने वाला है कौन सा वाला बनने वाला है। कौन सा वाला? कैसे? Vs का मतलब सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज, और सामने किसके लिखे हैं फेरे? सेकेंडरी कॉइल के। तो अगर आपने सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा रखी तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज भी ज्यादा होगा। अगर आपने प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा रखी तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा होगा। मतलब इस ट्रांसफार्मर को आप दो तरीके से बना सकते हैं। फेरों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक को बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। एक को क्या बोलते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर। तो इसको जरा नोट कर लीजिए। एक छोटी सी बात और है, उसको भी हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि ऊंचाई कैसे बनेगा और अपचाई कैसे बनेगा। इफिशियंसी वगैरह भी निकाल देंगे। ये सब कार्य विधि। हाँ, ये सब कार्य विधि। ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में। एक जानकारी हम आपको और देना चाहते हैं। ये हम लोगों ने जो Vs वगैरह लिख लिया, Vs और Vp, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कुंडलियां वगैरह लगी उनका जो प्रतिरोध है वो नगण्य है। आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें प्रतिरोध वगैरह नहीं है, और ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन हम लोग आदर्श स्थिति में बात कर रहे हैं। हटा दे भाई इसको। हटा दिया जाए, इसको भी हम हटा दे रहे हैं।
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है, Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू NS अपॉन, एक काम कर लेते हैं जरा, इस Vp का इधर मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, फिर देखते हैं जरा। सो Vs इज इक्वल टू NS अपॉन NP इंटू Vp। Vp का मतलब है प्राइमरी कॉइल में जितना वोल्टेज आपको मिला है, तो प्राइमरी कॉइल में कितना वोल्टेज, अब देखो जरा किस पे डिपेंडेंसी है। मान लो आपने यहां से आपको मिला 200 वोल्ट, प्राइमरी कॉइल में कितना वोल्टेज मिला 200, और वो अब बढ़ेगा कि घटेगा वो कौन डिसाइड करेगा, NS और NP, फेरों की संख्या डिसाइड करेगी। तो अगर NS ज्यादा हुआ, NS क्या हुआ, ज्यादा हुआ, और NP क्या हुआ, कम हुआ। सेकेंडरी कॉइल में फेरे ज्यादा हैं और प्राइमरी कॉइल में फेरे कम हैं। जो दूसरी आपने कुंडली दूसरी तरफ लगा रखी है उसमें बहुत सारे फेरे लगा रखे हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी यहां पे हम लोग लिखेंगे NS इज ग्रेटर देन NP। सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली में कम है और सेकेंडरी कुंडली में ज्यादा है। तो ये जो वैल्यू आएगी NS अपॉन NP की, ये क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी कि नहीं आएगी। अरे एक बार तो भाग जाएगा ही जाएगा, फिर अगर NS ज्यादा है और NP कम है तो कम से कम एक बार तो भाग जाना ही जाना है, 2 बार चला जाए वो अलग का विषय। तो इस वाली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं R से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, R से। इसको बोला जाता है परिणमन अनुपात। क्या बोलते हैं, परिणमन, ऐसे लिखा जाता है, अनुपात क्या नहीं बोलते इसको, परिणमन अनुपात। इसी से डिसाइड होगा कि ट्रांसफार्मर, कई बार जो लोग ट्रांसफार्मर बना के ले गए उनके लिए एक और वाइवा का क्वेश्चन, वो कई बार पूछ सकते हैं आपको परिणमन अनुपात से आप क्या समझते हैं, इससे कैसे डिसाइड होगा कि ट्रांसफार्मर ऊंचाई है या ऊंचाई है। तो परिणमन अनुपात से हमको ये पता चल जाएगा कि ये ट्रांसफार्मर कैसा बनने वाला है। कैसे पता चलेगा, अगर NS ज्यादा है और NP कम है तो जो R की वैल्यू आने वाली है वो ग्रेटर देन 1 आएगी। सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा है, और अगर सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो दूसरे वाले का वोल्टेज भी ज्यादा होगा। तो दूसरे वाले का अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो ये स्थिति बनने वाली है, और इस स्थिति में जो ट्रांसफार्मर बनेगा वो कैसा बनेगा, ऊंचाई। कैसा बनेगा, क्या चीज, सुनो जरा, 2 कुंडलियां हैं, ये वाली प्राइमरी और ये वाली। यहां से आपने 100 वोल्ट भेजा और फेरे किसमें ज्यादा है, इसमें, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा, इनपुट आपने किया 100 वोल्ट, इसमें फेरे आपने लगा दिए 500, तो 5 गुना फेरे हो गए। और अगर 5 गुना फेरे हो गए तो देखो जरा यहाँ पे रखो, इसमें फेरे कितने 500, इसमें फेरे कितने 100, भाग दो कितना आएगा 5। मतलब जो प्राइमरी वोल्टेज था, जो आपने वोल्टेज दिया उसमें 5 का गुणा हो रहा है, तब कौन आ रहा है, Vs आ रहा है। वोल्टेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और वोल्टेज अगर बढ़ जाएगा तो ही तो हम लोग बोलेंगे क्या है, ऊंचाई, उच्च कर दिया, इसमें बढ़ा दिया। अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो क्या नाम रखा जाएगा, ऊंचाई, और अगर वोल्टेज घट जाएगा तो क्या बोला जाएगा, अक्षाई। तो इसने क्या किया होगा कि वो अगर NS इज ग्रेटर देन NP रहेगा तो उस पोजीशन में क्या होने वाला है, यहाँ पर मान लीजिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, फिर Vp में किसी का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब किसके बराबर पहुंच पाएगा, सेकेंडरी के बराबर। तो इसका मतलब क्या करना है, इसको वोल्टेज में बढ़ा देना है, ये वोल्टेज को बढ़ा देगा तो क्या नाम रखा जाएगा इसका, ऊंचाई। ऊंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप अप। क्या बोलते हैं, स्टेप अप, स्टेप अप, ये स्टेप अप बन जाएगा। अगर NS ज्यादा है NP कम है तो कौन सा बनेगा, स्टेप अप। और इस पोजीशन में क्या होने वाला है, और क्या चीज आपको जानने योग्य है, इस कंडीशन में क्या होगा, Vs का मान Vp से ज्यादा होगा। सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से, आप वोल्टेज दोगे कम आपको मिलेगा ज्यादा, आप दोगे 200 वोल्ट मिल जाएगा 600 वोल्ट, और ज्यादा कितना भी मिल जाए फेरों की संख्या पर डिपेंड। आप कम वोल्टेज दोगे लेकिन आपको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो ये आपके पास ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनेगा। इसके बाद आती है सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2।
दूसरा हमारे पास होता है स्टेप डाउन, ये जिसको बोलते हैं हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई वाला कैसे बनेगा, इसी में क्या कर दीजिए आप, एनपी ज्यादा है और एनएस क्या है, प्राइमरी कुंडली में फेरे ज्यादा है और सेकेंडरी कुंडली में फेरे कम है। तो प्राइमरी कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन भी ज्यादा होगा। अगर प्राइमरी कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन ज्यादा होगा तो प्राइमरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभव बल भी ज्यादा होगा। किसकी तुलना में, तुलना सब सेकेंडरी से हो रही है। तो अगर आपने एनपी को ज्यादा कर दिया, एनएस को कम कर दिया, तो कौन सा वाला बनेगा, ये अपचाई। आपको कैसे, सोचो जरा, आपने 200 वोल्ट दिया इसको, 200 वोल्ट किसको दिया, प्राइमरी को, और सेकेंडरी वाले में आपने फेरे बहुत कम कर रखे हैं, 2 ही 4 फेरे लगाए, तो आप भेजोगे 200 वोल्ट, सेकेंडरी वाले पहुंचते पहुंचते वो 50 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट ही मिल रहा है। आप भेज रहे हैं 200 वोल्ट, मिल कितना रहा है, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट ऐसा मिल रहा है। किसकी वजह से, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में आपने फेरे ही नहीं रखे, फेरे बहुत कम कर दिए हैं। तो इस वजह से जिसके फेरे ज्यादा, ये याद करने का तरीका बता रहा है, जिसके फेरे ज्यादा वही वाला इफेक्टिव रहेगा। अगर प्राइमरी में फेरे ज्यादा तो कैसा बनेगा, अपचाई, क्योंकि प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा रहेगा और सेकेंडरी में कम रहेगा। और अगर आपने दूसरे वाले में फेरे ज्यादा कर दिया तो बन जाएगा उच्चाई। हमको आउटपुट जो मिलता है वो सेकेंडरी से मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। आउटपुट का मतलब जो हम लोग को वोल्टेज मिलेगा वो किससे मिलेगा, सेकेंडरी से मिलेगा। तो सेकेंडरी ये डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। सेकेंडरी के फेरे ज्यादा तो ऊंचाई हो गया, सेकेंडरी के फेरे कम तो अपचाई हो गया। क्योंकि हमको जो आउटपुट मिलने वाला भैया वो मिलने वाला किससे, सेकेंडरी से। तो हम लोग किसको देखा करेंगे, सेकेंडरी को देखेंगे। अगर हमारा सेकेंडरी वाला फेरों में ज्यादा होगा तो हमको वोल्टेज भी ज्यादा मिलेगा, और हमारा अगर सेकेंडरी वाला फेरों में कम होगा तो हमको वोल्टेज भी कम मिलेगा। और हमको जो मिलेगा उसी के आधार से नाम रखेंगे। हमको वोल्टेज ज्यादा मिला तो हम लोग नाम रखेंगे कि ऊंचाई, हमको वोल्टेज कम मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे अपचाई। तो हम लोग किसको देखेंगे, सेकेंडरी को, दूसरे कॉइल को देखेंगे। हमें प्राइमरी से लेना देना नहीं है, हमें जिससे मिल रहा है वोल्टेज उसी को देखेंगे। अगर वो उसने ज्यादा वोल्टेज दिया तो नाम रखो ऊंचाई, उसने कम वोल्टेज दिया तो नाम रखो अपचाई। अब यहाँ पे आर की वैल्यू की बात कर लो, एनपी का मान ज्यादा है, मतलब नीचे वाला ज्यादा है, ज्यादा का भाग कम में दे रहे हैं। हो सकता है एक बार भी ना जाए। एक बार कब जाएगा, जब दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो कम से कम एक बार जाएगा। लेकिन इस बार क्या है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या छोटी, एक से कम बार जाएगा, दशमलव में जाएगा कुछ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर की जो वैल्यू होगी लेस देन क्या होगी, 1 होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणामन अनुपात का मान क्या होगा, लेस देन 1। आर का मान जो होता है लेस देन क्या होता है, 1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली कुछ बातें थी जो हमने आपको बताई है, जिनको जरा नोट कर लीजिए। ये था ऊंचाई के लिए और ये था अपचाई के लिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डाउन, लिख लिया होगा ना, बता दिया हमने। इसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन। अपचाई को बोलते हैं स्टेप डाउन।
उसके बाद नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ और है, कुछ बातें तो हमने आपको, पहली बात ट्रांसफार्मर में कुछ हानियां वगैरह हैं जो जिसको कम करने के लिए हम लोग कुछ काम करते हैं। सबसे पहला काम, हम लोगों ने लोहे की जो प्रोड लगाई है उसको पटलित क्यों किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोहे की जो प्रोड लगाई है उसको पटलित करने का काम केवल इतना है क्योंकि लोहे के अंदर जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें अगर कोई धातु का टुकड़ा रखा है तो उसके अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं जिसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो जो लकड़ी जो हम लोगों ने लोहे का गुटका उसके अंदर लिया है उसमें क्या उत्पन्न हो जा रही है, भंवर धाराएं। तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पट्टियों के रूप में लगाते हैं। अब पट्टियों से कैसे कम होगा, एक प्लेट हमने लगाई उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हुई, उसी के ऊपर दूसरी लगा दी और बीच में क्या लगा दिया, इंसुलेशन कर दिया। मतलब इसकी भंवर धाराएं दूसरे में के साथ कनेक्टिविटी में ना आ पाए, मतलब क्षेत्रफल ज्यादा ना हो पाए। अगर दोनों अटैच में रहेंगे तो बहुत सारा क्षेत्रफल को मिल जाएगा। तो आपको याद होगा कि हम लोग भंवर धारा को कम करने के लिए क्षेत्रफल को कम करते हैं। तो उसी के लिए क्या करेंगे, जो भी हम लोग प्रोड लगाएंगे उसको पटरी से लगाएंगे, एक रखेंगे उसके बाद इंसुलेशन कर देंगे, फिर दूसरी रखेंगे। तो जो भंवर धारा इसमें ऊपर दूसरे के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से क्या करते हैं, पटलित कर देते हैं। और भंवर धारा से हानि क्या होती है, तो हीट उत्पन्न कर देती है भंवर धारा। तो ट्रांसफार्मर गर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड कन्वर्जेशन बहुत कमी कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग पटलित प्रोड उत्पन्न करेंगे। दूसरे प्रकार की हानि है, जो हम लोग कॉपर वगैरह यूज करेंगे वो भी जब उसमें धारा वगैरह प्रवाहित होगी तो भी हीट करने लगता है। तो उसको भी कम करने के लिए हम लोग देखा होगा ट्रांसफार्मर में कई बार ऑयल वगैरह भर दिया जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए ऑयल वगैरह का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर देखा होगा, जो वेल्डिंग वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें नहीं देखा होगा, तुमने तेल भरा होता है, मशीन जो होती है ना वो उसमें तेल भर देते हैं वो, और जो गाँव के बाहर रखा है उसमें भी तेल भरा होता है। तो ट्रांसफार्मर का तेल वो अलग से आता है, कूलिंग के लिए वो लगाया जाता है, कूलिंग के लिए डाल देते हैं हम लोग। पहले हम सोचते थे वेल्डिंग वाली मशीन जो होती है उसमें और भी बहुत कुछ होता होगा, लेकिन बाद में उसको देखा तो केवल एक ट्रांसफार्मर ही होता है अंदर। उसका काम केवल क्या है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर होता होगा, ऊंचाई, क्योंकि वो हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रॉड को गलाना है, इतना वोल्टेज कि वो गल जाए रॉड ताकि वेल्डिंग हो पाए। तो इसलिए एक तीसरे प्रकार की हानि है, इसको हम लोग बोलते हैं शैथिल्य हानि। ये थोड़ा आपके लिए नया है, आपने पढ़ा भी नहीं है। शैथिल्य हानि का मतलब ये है कि जब आपने वैद्युत धारा प्रवाहित की तो कुंडली में एक बार क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और फिर जब ये वाली धारा आपने प्रवाहित की प्लस और माइनस, एक बार डायरेक्शन क्या है इधर है तो चुंबकीय क्षेत्र बना, और उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे जीरो। फिर अब की बार चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, इस तरीके से। तो चुंबकन होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उसके बाद क्या होगा, विचुंबकन होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो इस प्रक्रिया में जब ये चुंबकन और विचुंबकन होता है तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, हीट जनरेट होता है, इसमें भी हीट जनरेट होता है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो इस एनर्जी लॉस को, चुंबकन और विचुंबकन में जो लॉस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शैथिल्य हानि। इसको भी हम लोग करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग, इसीलिए हम लोग पटरित प्रोड वगैरह लगाते हैं, इन सब चीजों को हमें कम करना होता है, तेल वगैरह इसीलिए सब भरा जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको कम करने के लिए हम लोग ये सारे काम करते हैं। अब लास्ट में एक चीज और आती है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षता। ट्रांसफार्मर की क्या है, दक्षता ज्ञात करना, कि कितना हम लोगों ने इसको पावर दिया है और ये हमको रिवर्स में कितना दे रहा है। हमने इसको 100 वाट दिया, सप्लाई किया, और ये हमको बाद में पता लगा कि 20 वाट ही सप्लाई कर रहा है, क्षमता इसकी बहुत कम हो गई। हमने इसको दिया 100 वाट और सप्लाई किसने कितना किया, 20 वाट। बर्बाद है, ये तो करना ही नहीं चाहिए ऐसा काम। जिसको 100 वाट दिया जाए वो आपको वापस कितना कर रहा है, 20% केवल, ऐसा काम सही नहीं होगा। तो इसके लिए भी हम लोग देखते हैं, जरा ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालते हैं। तो दक्षता भी निकालना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रांसफार्मर की क्या निकालेंगे, दक्षता, और उसका फिर परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शक्ति। सबसे पहले क्या निकालेंगे, शक्ति। शक्ति होता है P, पावर। पावर क्या होता है, P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है, VI। फॉर्मूला तो याद ही होगा, P बराबर VI। दो कॉइल्स है, दोनों का निकालेंगे। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बार जो ट्रांसफार्मर है वो आदर्श है, कोई भी हानि नहीं करवा रहा, तो आदर्श मान के हम सारे काम करते हैं। तो P बराबर VI। प्राइमरी के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, PP। दक्षता के, इसका शक्ति किसका, प्राइमरी का। तो ये क्या आ जाएगा, VP इंटू
IP, प्राइमरी का करंट और प्राइमरी का दूसरा PS, क्या लिखेंगे? VS IS, VS IS। आपके पास जो फॉर्मूले थे उसी में इसको चिपका डालो, चिपकाओगे या क्षमता निकालना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, निकालो, डिवाइड करा दो इसको, तो क्या आ जाएगा? PS अपॉन PP इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा? VS इंटू IS अपॉन VP इंटू IP। आपको अगर याद हो तो ये किसके बराबर था? R नहीं लिखेंगे, कुछ और बराबर होगा, NS अपॉन NP। किसके बराबर था ये? NS अपॉन NP के बराबर था। लिख सकते हैं इसको, लिख दीजिए, कन्वर्ट करिए। PS अपॉन PP इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं NS अपॉन, सब वही है, सेम सेम। और ये क्या आ जाएगा? IS अपॉन IP। लिखो, नोट करो जरा। ये प्राइमरी में और सेकेंडरी में हमने तुलना करा दी। हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते, लेकिन हम लोग जब भी तुलना कराते हैं तो सेकेंडरी को ऊपर रखते हैं कि मिला कितना, ज्यादा मिला है कम मिला है, तो इसलिए सेकेंडरी को ऊपर रखते हैं। हमें जब भी ज्ञात करना रहता है ना, सेकेंडरी ज्ञात करना रहता है, इस वजह से हम उसको ऊपर लेके चलते हैं। एक बात और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि बाय द वे, अगर तो ऐसा एक ट्रांसफार्मर होता है जो बिल्कुल आदर्श होता, अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो जितना हम लोग क्षमता इसको प्रोवाइड कराएंगे उतना ही हमको वापस कर देगा। जितना हम लोग इसको देंगे, 100 वाट दिया तो 100 वाट ही क्या कर देगा? वापस कर देगा। अगर ऐसा है तो फिर इसी को क्या लिखेंगे हम लोग? PS और जो PP है वो आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। फिर PS और PP आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो फिर क्या आएगा ये? VS इंटू IS इज इक्वल टू VP इंटू IP। अरे बोलो यार। फिर इसको आप क्या कर सकते हैं? VS अपॉन VP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। तब आपके लिए ये बन सकता है। ये लेकिन तब के लिए है जब ट्रांसफार्मर कैसा है? आदर्श है, मतलब बिल्कुल भी लॉस नहीं करवा रहा है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव आदर्श में कुछ लॉस होता है। बोल तो रहे हैं, ये तब की बात है जब लॉस बिल्कुल ना हो, लेकिन ऐसा संभव। अगर वो बोलते हैं आपसे सवाल में कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर, तो आपको ये मान के चलना है कि बिल्कुल भी लॉस हो ही नहीं रहा, तब आप ये कंडीशन लगाइए, वरना मत लगाइए। नहीं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है वो तो 98% के ऊपर दिखाते हैं। वही बोल रहे हैं, अभी सवाल उसका भी लगवा रहे हैं कि दक्षता कितनी आएगी। अब निकालते हैं दक्षता कितनी आएगी। नहीं छुट्टी नहीं, ज्यादा टाइम हो चलो बस 1 मिनट। नेक्स्ट डालो ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नीटा से। ट्रांसफार्मर की दक्षता नीटा, किसे नोट करते हैं? नीटा से। कितना % आपको ये प्रोवाइड करेगा ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो
आप बताइए जरा, जब नंबर वगैरह का हम लोग परसेंटेज वगैरह निकालते हैं या कितना आया है, कितने फ्रैक्शन आया है, तो कैसे निकालते हैं? जितने नंबर आए हैं वो ऊपर लिखो, जितना टोटल था वो नीचे लिखो और 100 का मल्टीप्लाई करा दो, परसेंटेज आ जाता है कितने परसेंट है। तो ऐसे ही यहाँ निकालेंगे। तो ऊपर क्या लिखेंगे? PS, नीचे क्या लिखेंगे? PP। ऊपर क्या लिखेंगे? PS, नीचे क्या लिखेंगे? PP। ये आपको क्षमता मिली है और ये आपने प्रोवाइड की दी थी उसको, और 100 का क्या करा दिया? परसेंटेज में आ जाएगा। या फ्रैक्शनल निकालना है तो केवल इतना ही रखो, फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसी को और चेंज करके लिख सकते हैं। PS को क्या लिख सकते हैं? बोलो। PS इंटू IS अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं? VP इंटू IP इंटू क्या? 100। ये इसका आ जाएगा परसेंटेज निकालने का तरीका। जो नीटा का मान होता है वो हमेशा 1 से कम ही होता है, ये ध्यान रखना जरा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, परसेंटेज में 100% से कम आएगा, और अगर फ्रैक्शन में निकालोगे तो हमेशा 1 से क्या आएगा? कम आएगा। क्योंकि हमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि ट्रांसफार्मर को शक्ति दी जाए 100 वाट और वो आपको वापस कर दे 150 वाट, ये संभव ही नहीं। 101 भी नहीं करेगा, जितना आप देंगे उससे कुछ कम ही करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नीटा की जो वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, वो हमेशा 1 से क्या होती है? कम होती है। और जो परसेंटेज वैल्यू है वो हमेशा 100 से क्या होती है? 100% कोई भी इफिशियंस नहीं है। आप अगर उसको 100 दोगे तो आपको 98 तक वापस कर सकता है, 99 कर सकता है, 99.9 कर सकता है, लेकिन पूर्णतः 100 अगर कर देगा तो फिर क्या कहलाएगा? वो आदर्श कहलाएगा। इसीलिए जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो बोलते हैं दक्षता निकालो, तो 98% तक आती है। तो ये रही आज ट्रांसफार्मर की क्लास। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। हाँ रुकिए जरा 1 मिनट।